नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन होते हैं, क्या सैलरी है इनके बारे में इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, एडवोकेट्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि प्रेजेंटली आर वेंकट रमनी को रिसेंटली अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट करा गया है। जब हम अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की बात करते हैं तो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनके बारे में दिया गया है। क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। पहला क्वेश्चन आता है इस चीज से कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। उनका क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम है एक सुप्रीम कोर्ट जज का जो क्वालिफिकेशन है। दूसरा कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं वो फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज हाई कोर्ट्स में भी ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट का पक्ष रखते हैं। स्टेट का तो कोई वकील होगा ना, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। वो जितने भी वकील और भी गवर्नमेंट के होते हैं उनके सबसे बड़े सरदार होते हैं, मुखिया होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है कि यदि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जहां पे स्टेट एक पार्टी हो वहां जा सकते हैं और उनको मना नहीं कर सकता कि जी आप नहीं आर्गूमेंट कर सकते हैं। यह चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। फिर कहा गया है कि द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमिन। प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे इनको कितना पैसा मिलना है। पैसे की बात आ गई यहां पे। आप लोगों के दिमाग में यह जरूर क्वेश्चन उठता होगा कि अटॉर्नी जनरल इतना बड़ा पोस्ट है तो कितना पैसा मिलता होगा। कोई फिक्स अमाउंट इसमें नहीं होता है, हर केस वाइज एक केस में कितना पैसा मिलना चाहिए, एक सबमिशन में, एक रिट में अलग अलग पूरा चार्ट बना हुआ है। आप अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का विकिपीडिया देखेंगे तो उसमें रिसेंट जो चार्जेस हैं, जो फी दिए जाते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को, उसमें आप देख सकते हैं, वहां से पता लग जाएगा। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ऐसा नहीं होता है। जितने केसेस आप करेंगे केस के हिसाब से ही वकील चार्ज करते हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया रहें या कोई और रहें। अब कुछ और बात जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है और ये आपको मिलेगा एडवोकेट्स एक्ट में। जब आप एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 23 को देखेंगे, इसमें कहा गया है कि राइट ऑफ प्री ऑडियंस। मान लीजिए एक सिचुएशन, मैं एक एडवोकेट हूं और मेरे अपोजिट पार्टी में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आ गए, तो सबसे पहले जज साहब किनको सुनेंगे? जाहिर सी बात है वो मुझे नहीं सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को ही सुनेंगे। यही चीज यहां पे लिखा गया है, प्री ऑडियंस, चूंकि फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। कहता है कि द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल हैव प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर एडवोकेट्स। कोई भी एडवोकेट सामने दूसरा पार्टी रहे, जो प्री ऑडियंस सबसे पहले किसको सुना जाए, चूंकि वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं इसलिए उन्हीं को सुना जाता है। ये चीज एडवोकेट्स एक्ट में दिया गया। एक और बात जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का कोई रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं होता और यहीं पे ये सुप्रीम कोर्ट जजेस से डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका रिटायरमेंट एज फिक्स है और जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है उनका कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। और इनफैक्ट नॉट ओनली अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बट ऑल द एडवोकेट्स, किसी का रिटायरमेंट एज फिक्स नहीं है। अभी रिसेंटली देखिए माननीय अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के वेणुगोपाल, अभी रिसेंटली उन्होंने ये कहा कि भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एज मेरा काफी हो गया। कितना एज था? मोर देन 90 प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92 ईयर्स के थे, तब भी वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का फंक्शन कर रहे थे। तो वैसे लॉ स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि क्या करना है एडवोकेसी में, उनके लिए मोटिवेशन है, कोई एज फिक्स नहीं है। जब तक आप रहेंगे तब तक
ठाठ से आप वकालत कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप किसी एग्जामिनेशन को देख लें, वहां पे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। आप यदि इसको ढंग से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से रिलेटेड जो भी चीजें जरूरी थी वो मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि हमारे वैसे व्यूअर जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।